नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस सेट को देखिए। ठीक है, ये है हमारा पहला प्रश्न। इसमें है भूख और प्यास क्या है। तो ये हमारा एक होता है जन्मजात प्रेरक होता है जो व्यक्ति को जन्म से ही रहता है। ठीक है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो किस प्रकार से संप्रेषण कैसे होना चाहिए, तो वो होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा न दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, ये बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सही है। हमारा चौथा प्रश्न है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम हमारे लिए व्यवहारवादी नहीं है, ना ही संरचना है, ना ही मानववादी है। हमारे लिए सबसे अच्छा सृजनवादी उपागम है। ठीक है। अब हमारा पांचवा प्रश्न है स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आप अपने बच्चों के लिए मतलब कि शिक्षक में किस चीज़ का अभाव होना चाहिए। आंसर है घृणा। शिक्षक के अंदर घृणा नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के प्रति। हमारा छठा प्रश्न है विद्यार्थी परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। हमें स्मृति और समझ पर आधारित नहीं पूछने चाहिए, ना ही हमें वस्तुनिष्ठ पूछने चाहिए, ना ही केवल वस्तुनिष्ठ। हमें समझ और अनुप्रयोग पर आधारित बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। हमारा सातवां प्रश्न है एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति किस प्रकार कैसे उत्पन्न करती है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती है। विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या होती है, बिल्कुल भी नहीं। अब अध्यापक में कुंठा होती है, बिल्कुल नहीं। सीखने की समर्थ साधन होता है। अगर बच्चा बहुभाषी है तो दूसरे बच्चे भी उस भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है। हमारा आठवां प्रश्न है यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि आप अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगर बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चों का ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। हमारा नौवां प्रश्न है निष्पत्ति लब्धि ए क्यू का सूत्र क्या होना चाहिए। तो हमारा ए क्यू का सूत्र होना चाहिए ए क्यू बराबर, हमारा नवा प्रश्न है निष्पत्ति लब्धि ए आई क्यू का सूत्र क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ए क्यू ई ए अपान एम ए इंटू 100। अब हमारा 10वां प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं पहचान कर उनमें सुधार करने की कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब हम 11वां प्रश्न देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय की शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा का मुख्यतम धारा से जोड़ने हेतु क्या किया गया था। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया था, बिल्कुल नहीं। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया था। अलग से विद्यालय खोलने की बात बिल्कुल नहीं की गई थी। अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात की गई थी, नहीं। हम विशेष रूप से प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है हमें इसको मिलाना है कि एक तत्व सिद्धांत किसका है, बहुतत्व सिद्धांत किसका है, समूह तत्व किसका है, त्रियामी किसका है। तो हमारा एक तत्व हम देखें से एक बुद्धि कारक का सिद्धांत किसका है, बिने का है। बहुतत्व किसका है तो थार्नडाइक का है। और ये समूह तत्व किसका है तो थर्स्टन का है। और त्रियामी बुद्धि किसकी है, गिलफोर्ड का है। तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो हमारा बी का
ये 4 ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं हम 13वां। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। फिर से वही प्रश्न इस प्रकार आ गया जैसे कि आपने अभी अगला प्रश्न देखा था कि अगर बच्चों का क्लास में मन नहीं लग रहा तो हमें क्या करना चाहिए। तो वही बात है कि उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत है। उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसको चुप रहने का कारण जानेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्यों शांत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना होता है। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो बालक से प्रश्न पूछना, उसे प्रेरित करना होना चाहिए। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाना चाहिए। तो पूछा क्या नहीं होना चाहिए, तो गृह कार्य नहीं देना चाहिए, सम्मिलित नहीं होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर व गुणवत्ता की विशिष्टता होता है। जो प्रभावशाली बच्चा होता है। ये कथन किसने कहा है, तो RW टेलर ने कहा है। ठीक है। बच्चों की सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कैसे पता चलती। कार्य करते समय जब हम सतत रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ज्ञान को बाह्य रूप से जोड़ना ये सही है। राष्ट्र को प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सही है। परीक्षाओं में लचीलापन होना सही है। विश्वविद्यालय की राजनीतिक से मुक्त रखना ये कोई विशेष बात नहीं है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी होना चाहिए। तो उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधि करनी चाहिए। लिखना, पढ़ाना, बोलना, सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, अर्थात ये सभी कराना चाहिए। कक्ष में बैठकर व्यवसाय कैसी होनी चाहिए। तो कक्ष में कराई जाने वाली गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो विभिन्न व्यक्तियों को समझने वाला जो कौशल होता है वो अंतर्त व्यक्तित्व होता है। ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो सुगमकर्ता की होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है। तो तेज गति से सीखने वाले जो बच्चों की सहायता हम धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। ठीक है। अगर जो बच्चा तेज है उसको हम कहेंगे कि जो कम सीख रहा है उसको सिखाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जाए। ठीक है। तो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो किलपैट्रिक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, तो उद्देश्य है, अधिगम, अनुभव है, मूल्यांकन का उपकरण है। और हमारा आज का प्रश्न है कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो शांत होना भी अच्छा नहीं है, अनुशासन ज़्यादा रहेगा तब भी अच्छा नहीं है, शोरगुल भी अच्छा नहीं है। तो मित्रतापूर्वक, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी में बराबर का होना चाहिए। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शिल्प क्या समझते हैं, इंजीनियरिंग। ठीक है। हमारा आखिरी प्रश्न है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक मानसिक परिवर्तनों का समायोजन करते हैं। तो ठीक है, अगले क्लास में हम मिलते हैं।